लगातार रामराज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं सर। त्रिपुरा की जिम्मेवारी बड़े लंबे समय तक आपने संभाली, अब हरियाणा के प्रभारी के तौर पर आप बहुत सारी चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं। हमने जब बीजेपी कई नेताओं से बात की, बोले कि 2014 में ही रामराज आ चुका था। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी सरकार की, धारा 370 से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर बहुत सारी है, और अब राम मंदिर। आप मानते हैं कि बीजेपी की सबसे जो बड़ी उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है, वो राम मंदिर है? देखिए, बड़े उपलब्धि क्या है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं। क्योंकि राम भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के सांस में बसता है। स्वाभाविक तौर पे ये हमारे लिए एक अस्मिता की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है। और स्वाभाविक तौर पे इस रामलला का मंदिर बनने में इतना देरी हुई, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। राम तो जो राम जी का विरोध करते हैं उनके दिल में भी राम बसते हैं, और जो हम लोग हैं हमारे दिल में भी राम बसते हैं। हमारा जब मृत्यु होता तब भी राम नाम सत्य है बोल के ही विदाई करते हैं। जो लोग आज विरोध करते हैं इनको भी वही करना पड़ेगा। जब जाने वाले होंगे तो राम नाम सत्य ही बोलेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं इतने जल्दी इनका राम नाम सत्य हो जाए। और मैं तो देख रहा हूं इनके नेताओं में ही शुरू हो गया। इनके नेत्री ने घोषणा कर दिया, जो भाई हम नहीं जाने वाले उस दिन, रामलला का दर्शन नहीं करेंगे, वहाँ हमारे पार्टी के कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। किंतु उसके बाद देखा हूँ मैंने इनके इंडी जो अलायंस है, इनके अलग अलग नेतृत्व बोल रहे हैं हम किससे पहले कौन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जाने के पहले कल मैं टीवी में आप लोगों का ही किसी चैनल में देख रहा था, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, वो तो रवाना हो चुका है। कब सबसे पहले वही जाने वाले। तो इसलिए जो मैंने कहा, तो जो लोग इस तरीके से बयानबाजी व इस तरीके से सोच रखते हैं, तो हमको तो लगता है मेरे मृत्यु के बाद ही राम नाम सत्य हो सकता है। मैं सुनूंगा नहीं, पूर्व जन्म में विश्वास करता हूं तो मैं सुनूंगा, किंतु इनको अभी सुनना पड़ेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। और जो आपने बताया, हमारा सबसे बड़ा इस सरकार की बड़े उपलब्धि, इस सरकार के बहुत सारी उपलब्धि है। इस सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि है 140 करोड़ जनताओं को साथ लेके काम करने का नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक आत्मविश्वासी एक विचारधारा उन्होंने तैयार किया है। वो विचारधारा राम राज्य की ही विचारधारा। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा, राम तो हमारे सांस में बसता है। हमने जो काम जो किया है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस काम को बहुत पहले होनी चाहिए था। ये देश के दुर्भाग्य है जो सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में रहे, भगवान के नाम से भी राजनीति करके संख्यालों को वोट बैंक का राजनीति किया। और इसका अवसान माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 3 तलाक को खत्म करके प्रमाणित किया। ये प्रभारी जी, अभी आपने कहा कि राम सबकी सांस में बसते हैं, जो विपक्षी हैं उनकी सांस में भी बसते हैं, उनके हृदय में भी बसते हैं, लेकिन ऐसा मैसेज जा रहा है कि जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। जो मंदिर नहीं जा रहा है इसका मतलब वो इस देश का नहीं है। और ये सब विपक्ष का कहना है कि आप लोग इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। देखिए, अब विपक्ष में कौन नरेशन सेट करेगा पहले वो तय कर ले।
अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बात बोलता है, बोले जिसको इच्छा वो जा सकते हैं। सोनिया गांधी जी और एक बात बोलता है, नीतीश जी तीसरा ही कुछ कहते हैं, और ममता जी अपने पुलिसों से साधुओं को पिटवाते हैं। एक तमिलनाडु में बैठे हुए इनकी एलायंस के ही डीएमके पार्टी के मंत्री सनातन को कोरोना के साथ तुलना करते हैं। इनको भीमरोती ने पकड़ा है, इसलिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते इसके ऊपर आप भी ना जाए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नहीं, अच्छे वातावरण में रहिए। ये अच्छी बात है, आप हमारे स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, करना ही लेकिन पड़ेगा। आप देश के पत्रकार हैं, तो लेकिन स्तंभ है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, लेकिन प्रभारी कार्तिक जी के संस्थान नहीं, ठीक नहीं रहेगा। नहीं, कार्तिक जी उनका है ये क्या? उनका तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साफ आरोप है कि इतने सारे, जब विकास की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब राम धुन में बस गया है, सब कुछ राम में हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आप केवल और केवल धार्मिक आस्था भावना इन पे फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये उनका कहना है। देखिए, इस देश को अभी भी इनको समझ में नहीं आता, नहीं तो समझना नहीं चाहता। हम राम का भी नाम लेते हैं, हम राम मंदिर भी निर्माण किए हुए हैं, हमने चांद में दक्षिण प्रांत में सैटेलाइट भी सेट किया है। अभी मैं सोनीपत से जो आया हूँ, डीएनडी से आया हूँ, जो भारत में बने सबसे अच्छे रोड में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का भी समाप्त किया, 370 को समाप्त किया, आर्टिकल 35 का भी समाप्त किया, 3 नया कानून लाया है जो 150 साल से इस देश में अंग्रेज के बनाया हुआ कानून ही काम करते थे। इस कानून को जब हम समाप्त करने के लिए लोकसभा में राज्यसभा में बिल लाया, तब भी इन लोगों ने वॉकआउट किया है। उस कानून के साथ नहीं दे रहा है, अंग्रेज के कानून का साथ दे रहा है। इसके संस्कृत में नामकरण हुआ है तो बोलता है संस्कृत में क्यों नामकरण हुआ है, ये इंग्लिश में होना चाहिए। ये अंग्रेज के पुत्र है, अंग्रेज के जो शासन और भावधारा से निकाल ही नहीं पाए। ये भारतीय तो उनके सांस में नहीं है। तो इसलिए मैं श्री रामचंद्र जी से और पुरुषोत्तम भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, इनको सद्बुद्धि दे, इसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ये अच्छा है, आप विपक्ष की भी उतनी चिंता कर रहे हैं जितनी हमारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का चिंता नहीं करेंगे तो राहुल बाबू का ठंड लग जाएगा, तो दवाई तो हम उनको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है कि वो कहते हैं लगातार, उनके कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं कि आपको इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई, इतनी जल्दी क्या पड़ गई, कौन सा मुहूर्त मतलब छूटा जा रहा था कि आपने अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करने का सोच लिया। देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कोई भी अपने घर में एक मकान भी बनाएंगे, एक मंदिर भी बनाएंगे, एक बाउंड्री वॉल भी बनाएंगे, हम भूमि पूजन करते हैं कि नहीं जी। उसके बाद एक तिथि तय करते हैं, हमारे रीति नीति अनुसार से वो तिथि तैयार करते हैं। उस तिथि में हम उसको कंप्लीट करना और उनको शुरुआत करना, दोनों उस तिथि से तैयार करते हैं। मान के चलो पीछे से 2 दरवाजा तैयार नहीं हुई, तब भी हमने जो अच्छी तिथि देख लिया, उसी तिथि में हम गृह प्रवेश कर जाते हैं। चुनाव से 4 महीने पहले। इस बार अपने घर के लिए तो आप तिथि के अनुसार जाइए, और रामलाला का मंदिर के लिए आप तिथि ना देखे, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जन्मदिन में जाएगा हम। क्या बात करते हो? ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं ये केवल विपक्षी नहीं, हमारे जो शंकराचार्य चारों पीठ हैं उनको भी आपत्ति है कि इस तरह से अगर ये कार्य इतनी तेजी में, इतनी जल्दी में इस तरह से किया जाएगा, वो धर्म और न्याय उचित नहीं है। वो सवाल उठा चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोगों ने? भी राम विरोधी कहेंगे, हिंदू विरोधी कहेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं सनातन हूँ, मैं भारत में जन्मे हूँ। हमारे संस्कार ये नहीं कहता है, जो मैं कोई भी साधु संत हो
इनके पास कितना ज्ञान है नहीं है मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सनातन में विश्वास करता हूं, मैं उनको आदर सम्मान करता हूं। इन्होंने अपने मत जिस तरह रखा है, जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है, वो इनकी मत है, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता हूं। मेरे पास आज भी सभी शंकराचार्य पूजनीय है, क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सनातन हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं। कहते हैं कि दरअसल इस बार जो आप विकास का नारा दे रहे हैं, इस बार आप है कि संसद का रास्ता जो तय किया गया है वो अयोध्या के मार्ग से किया है। देखिए, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जात पात पंथ के ऊर्ध्व उठ के 4 जातियों का उन्होंने उठाया सामने, एक महिला, एक गरीब, एक युवा और एक किसान। उसके बाद भी कोई कहेगा जो हम राम मंदिर के बल पे राजनीति कर रहे हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री जी को देखा? आज इनको इतना मिर्ची क्यों है? कम्युनिज्म के नाम से, सोशलिज्म के नाम से ये लोग इस देश को बांटने के लिए तैयार थे। इस देश में ऐसा ऐसा स्लोगान उठा है जो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इनके साथ ये खड़े हो जाता है। ऐसे लोग बैठा हुआ है, दुर्भाग्य है इस देश की। तो ऐसे लोग देश के सत्ता में लंबे समय रहा है। मैं गर्व करता हूं आज के दिन में हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को, जो इन्होंने जो 3 कानून अभी लाया है, नया कानून, भारतीय कानून, उसमें देशोद्रोही जो अंग्रेज के समय क्या था कि अंग्रेज को शासन करना है भारत को, इसलिए देशद्रोहिता का डेफिनेशन उस कानून में था। जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे, इनको देशद्रोही के नाते, राष्ट्रद्रोही के नाते चिन्हित किया जाएगा, उसके ऊपर वो धारा लगेगा और उसको फांसी में झूलना पड़ता है। हमारे स्वाधीनता संग्रामी सभी को वही किया है। आज हमने इतने साल बाद, 150 साल बाद उसको बदला है। अब हमने रखा है इसमें देशोद्रोही का जो धारा वो है, किंतु वो आपने विप्लव देव के खिलाफ बोले हैं, इसीलिए आपके ऊपर राष्ट्रद्रोहिता का केस नहीं लगेगी। हां, आप देश के और मिट्टी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर लगेगी, आपको भी फांसी में जाना पड़ेगा। हमने ये चेंज किया। इसीलिए जो आपको जो कहते हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए इस समय समय पर ये लोग क्या नहीं बोलता है। मैं कम्युनिस्ट की ऐसे ऐसे समाज सुधारक है, बोलता है जम्मू कश्मीर को तो पाकिस्तान को देना चाहिए, इसलिए वो बुक्स किताब लिखता है, इसके ऊपर इस किताब खरीदने का कंपटीशन लगता है। ये तो इन लोगों ने तैयार किया था इस देश में। आज बोल के दिखाएं, बोले जम्मू कश्मीर को दे देना चाहिए, सीधा फांसी में चला जाएगा, नॉन अवेलेबल सेक्शन, कोई नहीं बचा सकता उनको। आज मैं इसलिए गर्व करता हूं, ये आयन बहुत पहले होनी चाहिए, ये बाद में आया है। जो भी आया है जनता का आशीर्वाद से बने हैं, और ये आयन आपके माध्यम से, इसलिए मैं उस जगह में जाऊंगा क्योंकि आम जनताओं को हैरान करने के लिए अंग्रेज ने बहुत सारे आईसीपी और आईपीसी लगा के रखा हुआ था। इसका समाप्त हो गया इसके माध्यम से। अब कुछ दिन बाद आपको मालूम चलेगा जनताओं को कितना सहलियत होगी। कि राम उनके मन में भी बसते हैं, हमारे मन में भी बसते हैं। आपकी पार्टी का, मोदी जी का ये नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। मंदिर सबका होता है, फिर विपक्ष को साथ लेने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? उनको आप लोगों ने ऐसा कर दिया जैसे वो राम विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो भारतीय विरोधी हैं। हम कहाँ मना करते हैं? हमने कहा कभी मना, हमारे पास अधिकार ही नहीं है। सनातन में माना करने का कोई जायगा ही नहीं है। सनातन मतलब सबसे पुरातन, और इसमें सबका अधिकार है। हम कौन होते हुए भाई माना करने? सनातन तो सबका है, ये सबको समाहित है। मैसेज ऐसे जा रहा है, सृष्टि ही सनातन है। मैसेज ऐसे कर दिया है आपने पूरे देश में कि राम की रजिस्ट्री आप ही के नाम है। नहीं, राम का रजिस्ट्री वो लोग ये शब्द कह सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे सांस में भगवान है।
मेरे सांस में राम है, मेरे सांस में ईश्वर है, हम नहीं कह सकते। हम धर्मांध नहीं है, क्योंकि भारतीय सनातन धर्मांध नहीं है। सनातन एक सिस्टम है, एक पद्धति है, दुनिया मानता है इसको। अरे आज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग की बात बोलता है। हमारे सनातन में एक एक प्रकृति के जो पहाड़ को पूजा किया जाता है, पौधे को पूजा किया जाता है, तुलसी घर में लगा के पूजा किया जाता है। आज वही तो बोलता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल में सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से संस्था बनाया, वही बोलता है पेड़ को रक्षा करो और प्रकृति को छेड़छाड़ मत करो। हमारे पद्धति में, जो भारतीय सनातन पद्धति में ये है, जो सब कुछ को पूजा करो, सबको इस तरीके से रक्षा करो और खुद बैलेंसिंग करके चलो, वही ग्लोबल वार्मिंग है। आज उनको वो वहां कर रहे हैं तो सब लोग बोल रहे हैं भाई ये नया कुछ कर रहे। नया कुछ नहीं, जो हम कुछ करके आए उसी का ही प्रतिफलन आप नए रूप से किया जा रहा है। नए रूप से करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए सर, रामराज में तो सभी समान हैं, उनके आगे, या यूं कहिए कि ये समानता की अवधारणा पे ही रामराज टिका हुआ है। अभी भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं आप लोगों पर कि मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय हो, सभी लोग राम को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है आपकी पार्टी पर, ये सवाल लाजमी उठ जाता है कि राजनीति में अगर बात करें तो आप मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उनको आप टिकट नहीं देते हैं, उनको आप जो बराबरी का दर्जा जिस तरह से मिलना चाहिए, ये सवाल वो अक्सर उठाते हैं। देखिए, मैंने 3 जाति के बारे में, 4 जाति के बारे में पहले ही बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 4 जाति के बारे में बोला। क्या महिला मुस्लिम में नहीं है? क्या किसान मुस्लिम में नहीं है? क्या गरीब मुस्लिम में नहीं है? क्या युवा मुस्लिम में नहीं है? क्या बात बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े हृदय से जब 4 जातियों के बारे में बोल रहे हैं, आप दोबारा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन कहां पहुंच जाते हैं? हम कहां चले गए, वो कहां बैठे हैं? लेकिन आपकी चुनावी लिस्ट में ना बदरुद्दीन होता है, ना सुलेमान होता है, ना रहीमा होती है। आप उसमें क्यों जाते हैं? हमारे चुनावी की लिस्ट में युवाओं का संख्या ज्यादा है। मैं भी तो युवावस्था में मुख्यमंत्री बन गया हूं ना। और जो लोग कहने वाले, इन्होंने एक उदाहरण दे ऐसा एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया। इनके युवराज को युवा लेके चले, अभी बुजुर्ग हो गए तभी युवा ही चल रहे हैं, नंबर ही नहीं लग रहा है। हमारा नंबर इतना लगा, सीएम भी बनाया, एमएलए भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, प्रभारी भी बनाया, राज्यसभा एमपी भी बनाया। अभी आप लोगों के साथ मैं हरियाणा में काम करता हूं। ये वो और एक युवा चले, अभी भी वृद्धावस्था में चले गए, युवा ही चल रहा है, नंबर ही नहीं लगता है कहीं। रामराज का ये जो अवधारणा है सर, आप हरियाणा को अब लंबे समय से देख रहे हैं, हरियाणा में किस तरह से उसको पूरी होती देख रहे हैं? देखो, हरियाणा के जो लोग हैं बहुत मेहनती है, स्वाभिमानी है और मन से सब करता है। आप हरियाणा का लोगों को बलपूर्वक कुछ नहीं करा सकते। नकलीपन में विश्वास नहीं करते, मेहनत करता है, मेहनत के बदले में उसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त करता है। और हरियाणा के लोग हमारे सनातन का जो मूल विचारधारा है उसमें विश्वास करते हैं। इनके कार्यशैली में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके गांव के चौधरीपना में, उनके खाप में, उनके गांव के पंच में, सब में भारतीय व्यवस्था का प्रतिफलन आज भी दिखता है। मैं हरियाणा में घूमता हूं, जॉइंट फैमिली हरियाणा में बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे सिस्टम का बड़ा एक अध्याय है। वो हमारे भारत में गांव में लोग बसते थे, एक गांव में एक गोत्र के लोग रहता था, एक ही जाति का लोग रहता था। हरियाणा में आज भी मैं जाता हूं तो 5 भाई एक साथ रहता है। उसमें पिताजी ही घर के मुखिया होते, चाहे वो 90 साल का हो और 80 साल का हो। ये जो एक साथ 5 भाई रहने का ये जो सिस्टम है, हरियाणा के बाहर बाकी सब प्रांत में कम है। इसलिए हरियाणा में सामाजिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है।
और वो सनातन में है, वो राम राज्य में है। तो राम तो हरियाणा के हर गांव में है। आपके नेताओं से बात होती है कि 2014 में जब आप लोगों ने शासन की बागडोर संभाली, तभी से रामराज की जो अवधारणा थी वो ज़मीन पर आनी शुरू हो गई। हरियाणा में किस लिहाज से देखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रामराज की हिस्सा दिखती हैं, उसके करीब दिखती हैं? ऐसा क्या हुआ मनोहर लाल जी की सरकार में? ये सबसे बड़ी बात है, हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब भी उनके चेहरा हमारे सामने आते हैं, उनका रूप हमारे सामने आते हैं, उनका कल्पना हमारे सामने आते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या है उनके अंदर? सबसे बड़ा उदाहरण, उन्होंने दशरथ पुत्र के नाते जन्म लेके, वो तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, उन्होंने मानव को दिखाने के लिए जन्म लिया है। और उनके सबसे बड़ा काम मानव को क्या सिखाया है, राजाओं को क्या सिखाया उन्होंने? प्रजा वत्सल राजा। एडमिनिस्ट्रेशन में प्रजा वत्सल राजा बा मुख्यमंत्री बा पीएम, आज के दिन में वही उन्होंने सिखाया ना। तो हमारे मनोहरलाल खट्टर जी प्रजा वत्सल मुख्यमंत्री, ये उन्होंने प्रमाणित किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज भी मैं एक गांव में गया हूं सनीपत में, तो वहां उस गांव में 4000 के आसपास आबादी है, 1000 के आसपास परिवार है। 19 वहां हरियाणा जो स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से नौकरी लगी है, 19 में से किसी को भी एक पैसा भी नहीं लगा नौकरी के लिए। और मुझे दुख है, उस राज्य में ही जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अपने बड़े शान के साथ पूरे हरियाणा में घूमते ये कहता है, मुझे सीएम बना दो दोबारा, हम दोबारा पैसे से नौकरी देना चालू कर देंगे। कितना भ्रष्ट आदमी नहीं है। नहीं, वो कितने भ्रष्ट आदमी है। हम इनको मैं बोलता हूं, इसीलिए उनके जो नेत्री है ना, पहले राम नाम सत्य है बोल दिया। मालूम है उनको ये सब होने वाला नहीं कुछ। जब हमने ये बात कही कि देखिए उनकी सरकार में बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी मिलती है, तो वो जवाब देते हैं कि जिनका प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है, वो अपनी नौकरी ले गया, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार यही नहीं करता तो प्रतिभा लोग आप घर में बैठे रहते डिब्बा में। मैं सबको बोलूं, प्रतिभा पहले भी हरियाणा के पास था, नहीं मिलता था हरियाणा को। प्रतिभा आज पैदा हो गया ऐसा नहीं, प्रतिभा हरियाणा में, हरियाणा के नौजवान में जन्म से है। वो प्रतिभा का वैल्यू नहीं होता था, क्योंकि वो किसान, वो नौजवान, वो जानते थे मैं पढ़ाई किया, जो भी किया, मेरे पिताजी ने जमीन बेच के 50 लाख रुपया रिश्वत नहीं देगा तो हमारे प्रतिभा का कोई वैल्यू नहीं है। और पिताजी भी बोलता था, तूने पढ़ाई किया तो क्या कर लेगा, नौकरी तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। किंतु आज नौजवान कह सकते हैं पिताजी को, जो मैंने पढ़ाई किया, मेरे अंदर मेरिट है, मैं नौकरी लेके रहूंगा और आपको दिखा के रहूंगा। ये अंतर। उनको आपके रामराज में एक और दिक्कत नजर आती है कि वो कहते हैं कि ये जो सरकार चलती है, इसके नुमाइंदे तो दिखते ही नहीं है, ये खाली कंप्यूटर से चलाना चाहते हैं। तो किससे चला है? उनके जो क्या बोलता है, पोस्टमैन से चला है। नहीं, पोस्टमैन से नहीं, आपके जो नुमाइंदे हैं उनको जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, जो उनसे जो मेल जोल जनता के बीच में एक तार का काम करते थे, वो आपके पोर्टल ने खत्म कर दिया। पोर्टल पे सुनने वाला, समझने वाला जो व्यक्ति कंप्यूटर या सिस्टम चलाना नहीं जाता, उनकी दिक्कत आप लोग समझते नहीं, सीधा आरोप है उनका। अब मैं कहता हूं, मैं आपको तब तो बड़े लंबे उदाहरण देना पड़ेगा आपको। आधार कार्ड की जब बात आई, जो आधार लिंक सब में किया जाएगा, मैं तब मुख्यमंत्री था। कम्युनिस्ट अपने आप को सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है दुनिया में। ये बुद्धिमान प्रजाति, इनके हिसाब से बुद्धिमान प्रजाति। एक समय आपने देखा ना, 2014 में मोदी जी आने के बाद जो अवार्ड वापसी का शुरू किए, उसी प्रजाति के लोग थे। जब प्रजाति ने अवार्ड तो दे दिया, जैसे ही बोला पैसा वापस करो, सब भाग गए। ऐसा नहीं दे रहा, खा लिया, फिनिश हो गया, वो दे नहीं सकता। तो ये प्रचार में बहुत माहिर है। तो मैं तब मुख्यमंत्री था, मेरे सामने 26-27 साल की भाई वहां मंत्री रहे, नंबर 2 है, वो खड़ा होकर बोलते, भाई आपने आधार लिंक सब में कर दे रहा हो,
अभी गरीब तो कुड़ाली से लकड़ी कटता है, कुदाली से मिट्टी कटता है, उनके हाथ का निशान मिट जाता है, वो तो रेशन से चावल नहीं उठा पाएगा, वो जाके मैच नहीं होगा, उनको देगा नहीं। तो हमने बोला आपको मालूम ही नहीं है, पूरा आपने टेलर देखा, आपने पूरा मूवी नहीं देखा, हाथ से सब होता है ऐसा नहीं, रेटिना से भी मैच करके दे सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं, क्यों विभ्रांत करते हो? ये विभ्रांत करने के लिए ये सब करता है। पोर्टल में आज मैं जिस गांव में गया 427 आदमी को ओल्ड एज पेंशन और बाकी सब पेंशन मिल रहा है। उस गांव में 1000 परिवार है, 1000 समथिंग परिवार, इनमें से 450 के आसपास पेंशन मिल रहा है। आप देखो लगभग 80% माने 70% घर में आपको पेंशन मिल रहा है और 2750 रुपया करके ऑनलाइन में उनको मिल भी रहा है, और 3000 रुपया जनवरी से हो चुका है, फरवरी में मिल जाएगा उनको। तो ये जो व्यवस्था, मैंने 2-4 को पूछा था आपको क्या पैसा लगा इसमें मिलने के लिए, बोले नहीं। पहले किसी को भी, अरे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 1000 रुपये करके पेंशन देते थे। मैं देखता हूँ आजकल घूमते फिरते इधर उधर घूमते फिरते भवगुरु जैसा घूमता है और बोलता है मैं तो 6000 कर दूंगा, कुछ दिन बाद बोलेगा 10,000 कर दूंगा। कुछ भी जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएगा धीरे धीरे उनको मालूम चलेगा उनका संख्या घट रहा है तो उनका पैसा बढ़ता रहेगा, क्योंकि सत्ता में तो नहीं आएगा, कुछ भी बोल सकता है, सत्ता में आएगा तो लिमिट में रहेगा। तो इसीलिए राजस्थान में भी मैंने देखा बहुत सारी कुछ किया है, जनता ने वोट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी कुछ किया, जनता ने वोट नहीं। जनता सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मालूम है। इसीलिए पोर्टल के जो बात किया हो, ये ठीक है, कोई व्यवस्था हम जब लागू करते हैं इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आता है। आधार को भी हमने लागू किया, आप याद करो कितना प्रॉब्लम है यहाँ हमारे देश में। बैंकिंग सिस्टम को जब ऑनलाइन में हमने चालू किया था कितने प्रॉब्लम आया था। हम जाके बैंक में बैठे रहते थे, ठप हो जाता था। मुंबई से चालू होगा, हेड ऑफिस वहाँ से है, हम लोगों को लगता था ये ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था करके सर हमारे तो मुसीबत खड़ा किया। किंतु आज हमारे जनरेशन हम भी एहसास बूझ करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, मैं भी पैसा लेके नहीं चलता नहीं, किंतु एक कार्ड मेरे पास रहता है और इसमें सामने रखता हूं और भुगतान हो जाता है। और उस दिन वो नहीं करता नरेंद्र भाई मोदी, आज ये नहीं होता। इसीलिए जब ऑनलाइन होता है, डिजिटाइजेशन होता है, पहले प्रॉब्लम होती है। कंप्यूटर जब आया है लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, समझ में नहीं आया, हमको भी नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं, डर लगता था। कंप्यूटर देखने के बाद लगता था मैंने बुखार उठ जाता था, इसके सामने कुछ कैसे करूं। किंतु आज कंप्यूटर फ्रेंडली हम लोग हो चुके हैं, इंटरनेट फ्रेंडली हो चुके हैं। और जब गूगल में सब लोग जाते हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, उस जमाने में कोई व्यक्ति पोर्टल का विरोध करेगा मतलब वो भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करके रोजगार करना उनका पेशा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति को रोजगार का पेशा नहीं बनाता। हमारे सामने कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं सबके जानता हूं, सबका कोई ना कोई रोजगार है। हम राजनीति को रोजगार के नाते नहीं देखते हैं, हम राजनीति को समाज के संस्कार के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे लेके जाने के लिए करते हैं, जैसे कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया आपने, वो दरअसल एक बार एक सवाल फिर मैं आता हूं उस चीज़ पे। जब आप दिल्ली आ गए हैं हरियाणा से, तो वो कहते हैं कि ये जो स्थिति बन रही है चारों तरफ, जिस तरह से चाहे आप लोग ये राम धुन पूरा जो करोड़ों लोगों का जो विश्वास है उसको लेकर जो माहौल बना है, वो दरअसल बना नहीं, बनाया जा रहा है। वो बनाया इसलिए जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात ही ना हो। ये विपक्ष का सीधा सा कहना है। मालदीव से लेके मणिपुर और बेरोजगारी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप लोग बात करने से बचना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश के लोगों को इस राम में धुन में लगाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको कहता हूं, आपने बोला इसलिए मैं बोलता हूं, चाचा नेहरू के जो जन्मदिन है उनको कौन सा डे, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। आज मैं जिस गांव में गया हूं, सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, वोटर नहीं है। इससे पहले रोहतक में मैं गया हूं, 2-3 गांव में बच्चे बैठे रहते हैं, स्कूल के बच्चे, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम है, इनको भी सुनना है, जानना है, आते हैं। मैं जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में बोलता हूं, भाई मोदी जी के साथ कौन कौन है, कौन मोदी जी को वोट देगा, दोबारा पीएम बनाएगा, सबसे पहले ये लोग उठा लेता। हमने बोला भाई बच्चे तुम्हारा तो वोटिंग ही नहीं, तुम क्यों उठा रहे हो? बोले हम तो पहले से रिजर्व हो रहे हैं उनको देने के लिए। तो
बच्चे जब इतना प्यार, आज तक जितने भी राजनीतिक नेता इस देश में पैदा हुआ है, सबसे ज्यादा बच्चे किसी को प्यार करता है वो नरेंद्र भाई मोदी को करता है। किंतु नरेंद्र भाई मोदी को जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे नहीं बनाया जाता, चिल्ड्रन डे नेहरू का डे को बनाया जाता है। मैंने तो ऐसा कोई कहानी सुना नहीं, तो इसीलिए इनको पूछा जाए तो इन्होंने जो ऐसा पद्धति तैयार किया था पहले, ये पद्धति इनको क्या हमने बना के दिया था क्या? तो वो पद्धति क्या है? आप बच्चे के लिए कुछ किया, बच्चे के अंदर आपका बहुत कुछ वो है, बच्चे आपको बहुत प्यार करता है और आपको मानता है, तब तो ये हो सकता है। अपने आप आविष्कार कर दिए हैं। किंतु आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करता। काल भी देखा, परसों मैंने मुंबई में गए हैं तो अटल सेतु जो चालू किया है, मोदी जी के नाम से नहीं चालू किया, अटल जी के नाम से चालू किया है। इनके नाम से, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कोई स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। इनके सबसे लोकप्रिय जो उनका स्कीम है, मुझे देश में जो इनका जो लोकप्रिय जो लोग इनको मानता है, सुनता है, वो मन की बात है। इनमें एक भी जगह पे उनके किसी स्कीम के बारे में उन्होंने नहीं बताया आज तक। वो जनता क्या करता है, गांव में कोई किसान क्या कर रहा है, कोई नौजवान क्या कर रहा है, आप उठा के देखिए, मुझे एक दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोला, मोदी ने कभी मैंने 5 किलो करके अनाज फ्री में देता हूं इसके बारे में बोला, इन्होंने जो काम किया इसके बारे में कहीं में नहीं बोलता हूं, आपके बारे में मेरे बारे में बताते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिले हैं। इसलिए ये लोग जो कहता है, जनता सब कुछ जानते हैं, क्योंकि मन की बात के माध्यम से जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जुड़े रहते हैं। और इन्होंने तो रेडियो को बंद ही करा दिया था। मोदी जी आने के बाद दोबारा रेडियो गांव में चलने लगा, क्योंकि मन की बात सुनना है तो इसलिए रेडियो रखना है। तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं उसमें हम, वो लोग ये भी कहते हैं कि राम आपके साथ हैं, मोदी जी आपके पास हैं, फिर भी आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। देखिए सरकार चलाई, वो भी गठबंधन की चलानी पड़ी। अब 10 सीट दोबारा हासिल करनी है तो भी गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं और आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं। कांग्रेस के एक अति विश्वास को बोलता है ओवर कॉन्फिडेंट, जो सत्ता हम ही चला सकते हैं और एलायंस पे सत्ता देश में नहीं चल सकता है, क्योंकि उन्होंने एलायंस की सरकार गिरा के भारत के जनता को दिखाया। चंद्रशेखर को इन्हीं लोगों ने बैठा, इन्हीं लोगों ने गिराया। किसानों का दर्दी है ना, जाट प्रेमी है ना, किसान प्रेमी है ना, जो ओबीसी का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इन्होंने ही गिराया। इन्होंने कितना सरकार गिराया, जितने भी समय ने बीपी सिंह के सरकार से लेके सरकार गिराने का रिकॉर्ड तो इनका है, 356 लगाने का रिकॉर्ड इनका है। बरंग हम सत्ता में आने के बाद, अटल जी सत्ता में आने के बाद से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद कोई नहीं बोल सकता कोई भी स्टेट में हमने 356 लगाया। हमने डेमोक्रेसी को रक्षा किया और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का खत्म किया। इमरजेंसी इन्होंने लगाया, 356 लगा के इनके साथ बनेगा नहीं, 356 लगा देगा। उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी का हत्या बार बार इन लोगों ने किया। इसलिए ये जो कहता है, इनको पर ना जाके इनके इतिहास पे आप जाइए, इनके इतिहास से उनको पूछिए। इनके पास 65 साल का इतिहास है, हमारे पास भी लगभग 10 साल का इतिहास हो रहा है। तो उसके ऊपर अभी जो न्यू जनरेशन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो न्यू जनरेशन इनको मालूम नहीं है, जो आज के 25, 26, 27 साल का लड़का है जो वोटर बने हैं 18 साल में जाके, इनको मालूम नहीं है कांग्रेस की सत्ता क्या थी। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, हम लोग जब हमारे सरकार के बारे में बोलते हैं, साथ साथ पिछले 65 साल में क्या किया 10 मिनट जरूर बोलो, क्योंकि हमारे न्यू जनरेशन को वो जानकारी होनी चाहिए जो इस देश में इन लोगों ने क्या क्या किया है। क्योंकि इमरजेंसी के बारे में आज के जनता, आज के नौजवान को मैं बोलूंगा, उनको फीलिंग नहीं होगा, मालूम ही नहीं है। जब उनको बताऊंगा देखो आपके पौर पिताजी कुछ नहीं किया था, पत्रकार थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया था, 1.5 साल जेल में रहे हैं, तब उसको मालूम चलेगा, अच्छा मेरे पौर पिताजी को जेल में डाल दिया था, क्यों? कुछ नहीं किया, वो पत्रकार थे, इसलिए इन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं लिखा। इसलिए
तो इस तरीके से राजनीति होता है। तो ये इन लोगों को पूछना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ आप ये सब पूछते हो, तब मेरे अंदर से निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत धन्यवाद। करके। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी, उनका कहना ये है कि दरअसल राम राज की जो अवधारणा है उसको लेकर हमेशा से वो चले हैं और इसी पर उनकी पार्टी काम करती रहे।